अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में चैप्टर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो, किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल आएँ या ना आएँ, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज़रूर आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो चैप्टर है वो न्यूमेरिकल के बगैर कंप्लीट होता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इस चैप्टर से देखने के लिए मिलते हैं। तो आप लोग जो है वो सही से समझना कि किस तरह से जो है वो क्या हो रहा है। अनीस हुसैन, प्रैक्टिकल सेंटर, एमी इंग्लिश सेंटर, तीनों में से जो बेस्ट न्यूमेरिकल निकल रहे हैं वही मैं आपको कराऊंगा। अनीस हुसैन में जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 1 2 3 दिया हुआ होता है वर्क एग्जाम्पल, तो वो मैं आपको पहली वर्क एग्जाम्पल ज़रूर कराता हूँ, क्योंकि वो मेन टॉपिक होता है, तो इसलिए वो मेन इंपॉर्टेंट होता है। सही है, चलो शुरू करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग इन न्यूमेरिकल्स को देख लो, 4 5 5 न्यूमेरिकल करा रहा हूँ एक वीडियो में, तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपका। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनीस हुसैन में नंबरिंग की हुई है उन्होंने कि न्यूमेरिकल नंबर वर्क एग्जाम्पल 1 वर्क एग्जाम्पल 2 करके, लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल चल रहा है तो आप वो देख सकते हो। चलो सबसे पहले तो गिवन डेटा, ठीक है, टू फाइंड। अच्छा, न्यूमेरिकल करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है कि यार आप छोटी सी ना डायग्राम ड्रॉ कर लो। डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि कॉन्सेप्ट क्या है। डायग्राम ड्रॉ करने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। चलो शुरू करते हैं। द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। देखो, आपको ये बात पता है कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और प्रोटॉन भी होता है। एटम है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होगा ना। तो ये आ गया प्रोटॉन, यहाँ पर मेरा मौजूद है इलेक्ट्रॉन। अब इस प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस आर है। अब मैंने वो जो इसका ऑर्बिट होता है वो नहीं बनाया, जस्ट मैंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बना दिया। सही है। अब प्रोटॉन का मास भी आपको पता है और इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको पता है। चलो अब इसको बनाते हैं। तो आपके पास प्रोटॉन आ गया, मैंने पॉजिटिव से लिख दिया है, चाहो तो पी लिख लो, और इलेक्ट्रॉन को चाहो तो इस तरह से नेगेटिव लिख लो। अच्छा, अब देखो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस कितना है, उस डिस्टेंस को हम आर कहेंगे। ठीक है, फॉर्मूले में भी हम इसे आर ही लिखते हैं, तो इसलिए मैं आर कह रहा हूँ, जो कि है हमारे पास 5.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मीटर। तो मीटर में करके दिया हुआ है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आपको देखो फाइंड क्या करना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, सबसे पहले आपने फाइंड करना है सबसे पहले स्टेप में कि फोर्स कितनी है, इन दोनों के दरमियान फोर्स कितनी है। और याद रखना, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी, अट्रैक्टिव होगी, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये एफ फोर्स होगी। अच्छा, दूसरे हिस्से में मांगा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप इसे ई लिख लो, क्योंकि एक और फोर्स का जिक्र भी हो रहा है ना। तो ई का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और एक फोर्स होगी जो कि है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दो फोर्सेस आ गए। अच्छा, और इसके बाद इन्होंने सी पॉइंट में कहा है कि आपने कमेंट करना है, व्हाट इज योर कंक्लूजन आफ्टर दीज फोर्सेस। जब ये दोनों फोर्सेस आएंगी ना, तो याद रखना आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बड़ी आ रही होगी और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत कम आ रही होगी। लेकिन ये मैंने पहले लिख दिया है, मगर जब आप आंसर निकालोगे तो आप ये चीज़ नोट करोगे। सही, तो चलो आओ करते हैं। अब सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद मैं डेटा बताता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ डेटा नहीं दिया हुआ, जस्ट इसके अलावा। मगर मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट होते हैं, इसलिए नहीं दिए हमें। फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद क्लियर करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम फोर्स भी इसी को कहते हैं। सही है, तो कूलम फोर्स का है तो फॉर्मूला आपके दिमाग में आ गया होगा अब तक। अमूमन ये ई नहीं लिखा जाता, मगर यहाँ दो अलग अलग फोर्सेस का जिक्र है तो इसलिए ई लिख रहे हैं। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 प्रोटॉन को ले लो या Q1 इलेक्ट्रॉन को ले लो, जैसा मर्जी ठीक लगे, दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो Q1 Q2 किसको लेते हो कोई मसला नहीं बनेगा। तो Q1 मीन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि होता है आपके पास माइनस में 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 चार्ज है तो कूलम। सही। Q2 चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो कि है प्लस में होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पता है क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं है, चार्ज ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है। देखो यहाँ पावर क्या है -31, यहाँ क्या है -27। इसका मतलब क्या है, 9 से पहले 31 जीरो आएंगे और इधर 9 से पहले 27 जीरो। तो अगर 31 जीरो आगे आ रहे हैं तो वो नंबर बड़ा होगा, या 27 जीरो आगे आ रहे हैं वो नंबर बड़ा होगा। ऑब्वियस है कि 27 वाला नंबर बड़ा होगा। सही, तो ये क्लियर हो गया। अब सब कुछ आ गया आपके पास, जस्ट कैलकुलेट। तो K की वैल्यू सबको पता है 9 मल्टीप्लाई 10⁹, ठीक है। Q1 अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है Q1 यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Q2 प्लस लगा देना, या नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। मैं एक छोटी छोटी चीज़ें भी आपको गाइड कर देता हूँ ताकि पेपर में मसला ना कर आओ। 5.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 का स्क्वायर। योर फाइनल आंसर इज, चलो फाइनल आंसर लिख दो। ज़्यादा बेहतर ये है कि यहाँ पे मेरे पास आंसर लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं ख़ुद कैलकुलेट करके आपको बताऊँगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो कैलकुलेटर खोल लो। 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई 1.6 एक्सपोनेंट -19 मल्टीप्लाई 1.6 एक्सपोनेंट -19 डिवाइडेड बाय 5.3 एक्सपोनेंट -11। अच्छा, ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर लगाना। तो आंसर आपके पास आ रहा है 8.2 -8.2। मैं आंसर लिख देता हूँ इसका, साइंटिफिक नोटेशन में ही आंसर देना, सही है। तो -8.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 न्यूटन। अब ये जो माइनस है ना, इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है। ये मुझे आप कमेंट में बताओ, मैं आपको आखिर में बता दूंगा। अभी आप कमेंट में बताओ, आप सोचो तो आपको आ कितना रहा है, आप एमी इंग्लिश सेंटर से सीख कितना रहे हो। अगर ये बता पा रहे हो कि ये माइनस क्यों आया, तो इसका मतलब ये है कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। चलो अब ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लिखने का फॉर्मूला F, मैंने स्मॉल g लिखा है, आप चाहो तो कैपिटल G भी लिख सकते हो। अब ये तो कांस्टेंट है, हमें पता है, जैसे K पता था, इस तरह ये न्यूटन ने दिया था, ये कूलम ने दिया था। बहुत एक मीम वायरल होती है जिसमें ना न्यूटन लिख रहा होता है, कूलम यूँ झाँक के देख रहा होता है। तो ये देखो एक जैसे ही है, जस्ट फ़र्क क्या है, यहाँ K है, वहाँ G, और वहाँ M1 M2, यहाँ Q1 Q2। अच्छा, तो G की वैल्यू, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो G की वैल्यू आई थिंक यहाँ थोड़ी सी, हाँ 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 कांस्टेंट वैल्यू है। ये गिवन भी होती है, अगर आप याद करके चले जाओ तो भी अच्छा है। M1 मीन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, M2 मीन मास ऑफ प्रोटॉन। तो 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 और 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, और डिनोमिनेटर दोनों के सेम रहेंगे। 5.3 मल्टीप्लाई 10⁻11 और इस पे स्क्वायर। जस्ट कैलकुलेट। तो 6.67 एक्सपोनेंट माइनस, एक मिनट, 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 मल्टीप्लाई 9.11 एक्सपोनेंट -31 मल्टीप्लाई 1.67 एक्सपोनेंट -27 स्क्वायर, और 5.3 बहुत बड़ा नंबर आएगा पावर में। तो हमारे पास आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3.6 मल्टीप्लाई, अब देखो मैंने पहले ही लिखवा दिया था, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻47 न्यूटन। इसको देखो क्या आ रहा है -8, इसको देखो क्या आ रहा है -47। इसका मतलब 3 से पहले 47 जीरो, 3 से पहले, और यहाँ पर 8 से पहले जस्ट 8 जीरो।
तो नंबर बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला। तो देखो जब भी मैंने ये डबल बनाया था, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ा नंबर है, अमूमन 2 टाइम बनाया जाता है, बहुत बड़ा नंबर आएगा आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, और ग्रेविटेशनल फोर्स में बहुत छोटा नंबर आएगा। इसका मतलब ये है कि दो चार्जेस के दरमियान जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है ना, वो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। और ये माइनस का साइन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। रिपल्जन होती तो ये प्लस हो जाता। समझ गए? हमेशा ये बात याद रखना कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा आएगी दो चार्जेस के दरमियान, न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम आएगी। हाँ, दो बड़े ऑब्जेक्ट के दरमियान, जैसे ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट है तो ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम आएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी। अब इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कैसे करोगे, ये अपने आप में एक टॉपिक है। समझ गए? चलो आगे चलें। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जो करना था मुझे? मज़ा आया ना समझने में? बस यही चाहता हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट के फील आए, आप लोगों को पढ़ाई भी हो और बोरिंग भी ना हो। जब मैं खुद भी, यकीन मानो, कॉन्सेप्ट समझ समझ के पढ़ता हूँ ना, तो टाइम बहुत तेज़ी में गुजर जाता है। और जब मैं रट्टे लगाने की कोशिश करता हूँ, अमूमन पहले करता था, अब तो नहीं करता, तो मुझे से पढ़ा ही नहीं जाता, मेरे सर में दर्द हो जाता है। क्योंकि यार जब बात समझ ही नहीं आ रही तो फिर लिखोगे क्या जाके? बात समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इससे ज़्यादा कि आप कोशिश कर रहे हो कि आपको आ जाए। चलो अब एमी इंग्लिश सेंटर से करते हैं। एमी इंग्लिश सेंटर में जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको अनीस हुसैन में भी मिल जाएंगे, और इसका मतलब ये है कि हमारे भी गेस्ट पेपर भरोसे के लायक हैं, आप फॉलो कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया इस न्यूमेरिकल में, क्योंकि आपके सामने ये एक बड़ा न्यूमेरिकल था, ठीक है। अच्छा, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद कराता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। चलो मैं भी डायग्राम बनाता हूँ। पहले हमें पता क्या करना है ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करनी है, इंटेंसिटी किसकी पता करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है। इंटेंसिटी यानी वैल्यू, मैग्नीट्यूड। अच्छा, पोजीशन, वो देखो कंडीशन क्या है, एट अ पॉइंट सच दैट प्रोटॉन प्लेस एट इट वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स। अच्छा, प्रोटॉन है हमारे पास, प्रोटॉन आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको हमने ऐसी जगह पे रखा है कि ये जितनी आपके पास जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स फील कर रहा है, उतनी ही आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील कर रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, W इज इक्वल टू, हमने इस प्रोटॉन को ऐसी जगह पे रख दिया है कि जहां पर जितनी इसको फील हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको किसी और चार्ज की वजह से फील हो रही होगी, ठीक है, वो कंडीशन हो सकती है कोई भी। तो ऐसी जगह पर है कि जितनी इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील हो रही है, उतनी ही इसको वेट भी फील हो रहा है या ग्रेविटेशनल फोर्स फील हो रही है। तो उसकी वजह से ये रुका हुआ होगा, रेस्ट में चला जाएगा। अच्छा, अब प्रोटॉन की बात की है तो वो मास हमें पता है, हमने इससे पहले भी लिखा है। चाहो तो कैपिटल लिख लो या स्मॉल लिख लो, जैसा बेहतर लगे। तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, सही है। चार्ज भी मैंने इससे पहले आपको लिखवा दिया, जो कि 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अच्छा, और कुछ दिया हुआ है, ग्रेविटी की वैल्यू भी लिख लो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सोल्यूशन लिख लो। अच्छा, कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है, ये याद रखना। अभी देखो ये यूज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। अब इसी वजह से ये कंडीशन गिवन की गई थी। ये बेशक E होता है, एफ ई होता है, लिखा नहीं जाता, क्योंकि जब इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स में स्टडी करते हैं तो इसे लिखते हैं, अमूमन नहीं कर रहे होते तो जस्ट एफ लिख देते हैं। अब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि देखो एफ ई किसके बराबर है? डब्ल्यू के, है ना। डब्ल्यू किसके बराबर होता है? एम जी के। तो अब आपकी फील्ड आ जाएगी। मास कितना है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, और ग्रेविटी कितनी है? 9.8, सब एसआई यूनिट है। और चार्ज कितना है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19।
यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लगाने का कोई चक्कर नहीं है एज सच। ई आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी, जो कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 27 मल्टीप्लाई 9.8 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 9.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। अब इंटेंसिटी है तो न्यूटन पर कूलम। मैच करते हैं, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा हमारी कम आ रही है वैल्यू, हमारी वैल्यू कम नहीं आ रही है, उसकी मैं वजह बताता हूँ हो क्या रहा है। अच्छा देखो, थोड़ी सी हमारी वैल्यू कम आ रही है। अब उसकी वजह पता है क्या है, हमने यहाँ पर लिया है 1.6, जबकि ये 1.67 होता है और नीचे 1.602 भी होता है, यानी हमने ना 6 के बाद नंबर कम लिए हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। 9.8 ऑलमोस्ट किसके बराबर होगी, 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 न्यूटन पर कूलम। ये भी लिखोगे तो भी टीचर पूरा नंबर देंगे, ये भी लिखोगे तो भी पूरे नंबर देंगे, क्योंकि हमें इस वाले फैक्टर से मतलब है। ये वाला फैक्टर आपका सही आ रहा है, इसका मतलब है आप वैल्यू सही निकाल रहे हो, आप बहुत करीब हो। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना सर आपकी 9.8 आ रही है, मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 9.8 रुपीज़ दूंगा, तो आपका दिमाग किस तरफ जाएगा कि मैं आपको 10 रुपये दूंगा ना, ये तो नहीं दिमाग जाएगा कि मैं 9.8 दूंगा। चलो 9 रुपये तो मैं दे भी दूंगा, 0.8 कैसे दूंगा, वो तो मेरे पास कोई सिक्का भी नहीं आता इतना छोटा। चवन्नी अठन्नी ये भी बंद हो गई। हाँ लेकिन मैं इस दौर का हूँ कि मेरे दौर में अठन्नी चलती थी चवन्नी नहीं चलती थी। चवन्नी तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ देखी है, कभी इस्तेमाल नहीं करी, क्योंकि जब तक हम दुनिया में आए तो चवन्नी बंद हो चुकी थी। अठन्नी जब तक मैंने इस्तेमाल की है कि बस जब बहुत छोटे थे, होश भी नहीं संभाला था, इतने छोटे थे। इतना पीछे का नहीं हूँ मैं, आपके मुझे बहुत ज़्यादा पीछे का नहीं समझ लेना, ठीक है। कहीं आप समझ लो सर की एज बहुत ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आप सोच रहे होगे। अच्छा आओ एक और करते हैं, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी कर लिया करो ताकि फिर पढ़ाई में भी दिल लगा रहे। हंसी मजाक करना, ठीक है। अच्छा एक मिनट में निकाल लूँ ज़रा आंसर क्वेश्चन। अच्छा नोट्स में जो हमने आपको दिए हैं उसमें ना डायग्राम भी ड्रॉ करी है, तो इससे ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है आप स्टूडेंट्स को कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। चलो, एन इलेक्ट्रॉन इज लिबरेटेड। लिबरेटेड का मतलब होता है आज़ाद। एक इलेक्ट्रॉन है, ये आज़ाद है दो प्लेट्स के दरमियान, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, या वो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये आगे देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज लिबरेटेड फ्रॉम द लोअर ऑफ टू लार्ज पैरेलल प्लेट्स। दो लार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये हो गई, ये पैरेलल है यानी एक दूसरे के आमने सामने है, और इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान में है। अब इन दोनों प्लेट के दरमियान का डिस्टेंस देखो, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ है, और नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ है। सॉरी, नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा ना। तो दोनों के दरमियान, प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस देख लो, जो कि है 2 सेंटीमीटर। h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ऑब्वियस है मैं नहीं रख सकता, तो 0.02 मीटर। अच्छा, द अपर प्लेट हैज़ अ पोटेंशियल। ऊपर की प्लेट पे जो पोटेंशियल है, यानी बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इधर पोटेंशियल कुछ होगा V1 और इधर कुछ होगा V2, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होगा, तो वो आपको V लिखाया गया है जो कि 2400 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल का डिफरेंस यानी एनर्जी का डिफरेंस। रिलेटिव टू द लोअर, हाउ लॉन्ग डज द इलेक्ट्रॉन टेक टू रीच इट। हाँ ऊपर की तरफ ही जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेगा यहां से, या यहां से कह लो, बल्कि यहां से कह लो, यहां से यहां तक पॉजिटिव प्लेट तक जाने में, टी बताओ। आई थिंक ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा, तो कितना टाइम लगेगा। देखो हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग से मतलब डिस्टेंस नहीं मांग रहे, हाउ लॉन्ग कितना टाइम, पढ़ा होगा ना ये डायनेमिक्स में, काइनेमेटिक्स में, तो कितना टाइम लेगा आओ पता कर लेते हैं। लड़ाई वाली कोई बात ही नहीं है, सीधा सीधा पता नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। हाइट है ना,
एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अगर मान के चलो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन था तो यार वी आई ज़ीरो होगी ना, रेस्ट में तो वो होगा ना, उसके बाद चलना शुरू करेगा ना, सही है। तो ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, अब डिस्टेंस तो नहीं है, मगर डिस्टेंस है तो हाइट में है, तो h आ गया, ये ज़ीरो हो गया। पता चल गया ना कैसे? ठीक है। एक्सेलरेशन है नहीं। अब आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नहीं बेटा, ये ऊपर से नीचे नहीं आ रहा, नीचे से ऊपर जा रहा है, उसको पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ बुला रही है। अब कुछ फॉर्मूले रिकॉल करो जो आप पीछे पढ़कर आए हो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, पढ़ा था ये फॉर्मूला? ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना? ठीक है। F का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पढ़ा था, F इज इक्वल टू ई क्यू, ये पढ़ा होगा आपने, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू ई क्यू अपॉन एम, सही है। E तो है ही नहीं। अब पोटेंशियल डिफरेंस है, E और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान का रिलेशन देखो, E और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान का रिलेशन चेक करो क्या आता है। E इज इक्वल टू वी एल, ये पढ़ा है फॉर्मूला? चलो अभी अभी याद आ जाएगा। V इज इक्वल टू, नहीं बल्कि हम गलत तो नहीं लिख रहे हैं, नहीं हमने फॉर्मूला ही गलत लिख दिया, सही है। V इज इक्वल टू ई डॉट एल, ई डॉट एल, वैसे हमें डी एल पढ़ाया जाता है, नेगेटिव साइन भी होता है इसमें, लेकिन मैं इग्नोर कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन की हमें ज़रूरत नहीं है, सही है। ये फॉर्मूला याद है? तो अब L क्या है? बेसिकली डिस्टेंस है, तो L इक्वल टू एच, तो ये क्या हो गया? E इज इक्वल टू वी अपॉन एच। तो A क्या बनकर निकल कर आया? A क्या निकल कर आया हमारे पास? A हमारे पास निकल कर आया, जब मैं E यहाँ पर पुट करूँगा, E यहाँ पर पुट करूँगा तो क्या आएगा? V Q M H, ठीक है, V Q M H। तो यहाँ तक कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो? आई थिंक कोई ऐसा था नहीं कुछ भी जो समझ ना आया हो। तो इधर पुट कर दो A इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो H इज इक्वल टू, न्यूमेरिकल कराने में वैसे बड़ा मज़ा आता है, मज़ा आता है। तो क्या आया? A क्या आया? V Q M H T का स्क्वायर। अब तो कोई मुश्किल नहीं है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पता ना हो। ये हमारे पास H है। असल में ना मैं बार बार नीचे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पाँव में ना आ रहा है माइक का तार, तो ऐसा ना हो कि तार ही ख़राब हो जाए माइक का। तो ये 2 को उधर ले आओ, 2H का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो ये H है, ये H से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर, और M और VQ और T का स्क्वायर यहाँ कर लेते हैं। T का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया एज इट इज। H कितना था? 0.02 का स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन है तो मास, ये मैं इसको M लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है इसलिए M लिख रहा हूँ। ये ME है बेसिकली, जो हमारा कोचिंग है ना, ये वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो हमें पता है। इलेक्ट्रॉन है ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ME इज इक्वल टू, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ भी इसे ME लिखो, हमें पता है वो इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। 9.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 31 kg। हम ME या MP या MQ जब लिखते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस मौजूद हो, यहाँ तो एक ही मौजूद है ना, हमें पता है इलेक्ट्रॉन का ही मास आना है उधर, तो यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डालना, जो कि ये रहा। कंफ्यूज तो नहीं हो गया ना कि वहाँ क्या चलेगा? ठीक है। अच्छा, V क्या है? 2400। Q भी पता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19, तो T स्क्वायर आ जाएगा। कोई मसले वाली बात नहीं है कि आपको T स्क्वायर। अच्छा, एक काम करो, डायरेक्ट इस पर स्क्वायर रूट भी लगा लो, सबको स्क्वायर रूट के अंदर रख के कैलकुलेट करना, तो डायरेक्ट T आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, कैलकुलेशन साफ़ हो जाएगी आपकी, आंसर बहुत करीब आ जाएगा बुक के। अक्सर बच्चों के आंसर बुक के करीब नहीं आते, उसकी वजह ये है कि वो हर स्टेप को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, जिसकी वजह से आंसर दूर चला जाता है उनसे।
मतलब अगर मैं पहले इसको मल्टीप्लाई कराऊँ फिर इसको तो वो दूर हो जाएगा, नंबर बहुत कम हो जाते हैं ना इस तरह से। तो 1.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ सेकेंड। आओ चेक करते हैं ठीक करें या गलत किया। सही आया है लेकिन राउंड ऑफ नहीं हुआ हुआ। ये आंसर पता है क्या आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 1.37। सही है, गलत नहीं है। अब मैं राउंड ऑफ करूंगा तो क्या होगा, 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ सेकेंड। दिस इज द एक्चुअल वन। तो राउंड ऑफ करने में कोई मसले वाली बात नहीं है। ये था हमारा दूसरा। सब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बात समझ आई, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप बच्चों को परेशान करे, ठीक है। अब पता है तीसरा करता है, चौथा होमवर्क। तो तीसरा बड़ा है, तीसरा न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज। आओ मैं बताता हूँ कैसे होगा। 1 मिनट ज़रा मैं इसे निकाल लूँ। गिव मी अ 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट। हाँ 1 मिनट ज़रा मैं ये भी चेक कर लूँ कि बैटरी हमारे पास कितनी अवेलेबल है। चलो बैटरी अच्छी अवेलेबल है, 26 मिनट हो गए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2 चार्जेस। 2 चार्जेस की आपने वैल्यू पता करनी है। देखो अब वो चार्जेस रिपेल कर रहे हैं तो वो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा कंसर्न अभी नहीं है कि पॉजिटिव है नेगेटिव। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2 इक्वल चार्जेस इफ दे रिपेल वन अनदर विद अ फोर्स। अब किस फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, F इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन की फोर्स से। व्हेन सेपरेटेड, मतलब दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 50 सेंटीमीटर। ऑब्वियस है कि हम इसे मीटर में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो 0.5 मीटर, ठीक है। तो 0.5 मीटर आ गया। पहले में तो उन्होंने चार्ज की वैल्यू पता करने की बात की थी। अब दोनों सेम चार्ज है तो जस्ट Q पता कर लो, जो वैल्यू Q1 की आएगी वही Q2 की आएगी, तो जस्ट Q पता कर लो। सही है, वो मैं भी कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। अच्छा अब पार्ट भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द चार्जेस। क्या साइज होगा चार्ज का। चार्ज के साइज से मुराद वो उसका डायमेंशन नहीं मांग रहे हैं, वो उसका पर अभी भी चार्ज ही मांग रहे हैं। साइज से मुराद अभी भी चार्ज की वैल्यू मांग रहे हैं, मगर इसे प्राइम कर लो। क्यों, वजह बताता हूं, आगे देखो। इफ दे वर सैचुरेटेड, अब इसी चार्ज को आपने रख दिया है एक ऐसे जगह पर जहां पे इंसुलेटिंग लिक्विड मौजूद है, लिक्विड मौजूद है, और इसकी परमिटिविटी दी हुई है आपको, परमिटिविटी दी हुई है आपको 10 E0 एप्सिलॉन नॉट। ये थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया, ये भी गलत बनाया, बल्कि वो वो बन गया मेरे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सिंबल थोड़ा सा गलत हो गया था, अब सही। अब देखो मेरा बात समझो। अब मैंने चार्ज को ऐसी जगह पे ले जाके रख दिया, चार्जेस को या चार्ज को, कि जहां पर लिक्विड है और वो लिक्विड इंसुलेटिंग है, और आपके पास जो परमिटिविटी आ रही है ना वो 10 E0 आ रही है। लिखा अब ये पढ़ लो, 10 टाइम्स टोटल डेट ऑफ वैक्यूम। अब ये वैक्यूम की परमिटिविटी थी, ठीक है, और वो 10 टाइम आ रही है, यानी जो ये इसकी परमिटिविटी आ रही है ना वो वैक्यूम के 10 टाइम आ रही है। तो ये आपको दिया हुआ कंडीशन। मैं फिर कह रहा हूं ये वाला सिंबल नहीं बनाना, ये वाला सिंबल पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का होता है। सिंबल ये बनाना, इसकी भी बहुत वैल्यू होती है, इसलिए मैंने उसको सिंबल को मिटा के सही किया। अच्छा अब फोर्स तो पता करना, मतलब चार्ज पता करना कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि आपको ये दोनों वैल्यू गिवन है। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 R का स्क्वायर। जो वैल्यू Q1 की है वही वैल्यू Q2 की है, तो क्या बना, F
आर का स्क्वायर के क्यू का स्क्वायर। देखो ये मैंने कंडीशन लिख दी है, स्क्वायर रूट लगा लो लगे हाथ ताकि गलती ना हो। तो Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ F 0.1, ठीक है, K सॉरी R 0.5 का स्क्वायर और K 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। तो Q क्यों पता करनी है आपको ये वैल्यू, इसलिए ताकि आप कैलकुलेट कर सको। तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम। क्लैरिटी है? बिल्कुल क्लैरिटी है। वही राउंड ऑफ वाली टेक्निक है, अगर इसे राउंड ऑफ करोगे तो ये 6 हो जाएगा। ये माइक्रो है, 10 की पावर -6 माइक्रो होता है ना, 1.6 माइक्रो कूलम। अच्छा, अब पार्ट बी, ये पार्ट बी है, ये पार्ट ए था। अब देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, F इज इक्वल टू के किसके बराबर होता है, 1/4 पाई ई नॉट, ये पढ़ाया था ना, याद होगा। अच्छा, Q1 Q2 और R का स्क्वायर, इनको प्राइम कर लो। अब यहाँ भी वही कंडीशन है कि जो वैल्यू Q1 की है वही Q2 की है, प्राइम कर लो इन्हें, सही। अब एक बात सुनो, यहाँ पे परमिटिविटी वैक्यूम की नहीं आएगी, लिक्विड की आएगी, जिसे हम इस तरह से इस सिंबल से डिफाइन करेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब वो क्या दी हुई है, 10 टाइम दी हुई है ई नॉट के, ई टैग। तो ये हो गया आपके पास स्क्वायर, चाहो तो इस पर प्राइम लगा लो, और आर का स्क्वायर। समझ गए? मैंने कोई ऐसी चीज़ तो की नहीं है जो समझना है, आसानी है। चलो सेट करा दो वैल्यूज़ को, सबको उधर ले जाओ। F, ठीक है, F आ गया, 4 पाई आ गया, और 10 ई नॉट का स्क्वायर आ गया, आर का स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया आपका इसका स्क्वायर, ये 12 नहीं है, ठीक है, क्यू प्राइम का स्क्वायर है। क्या किया, समझ में आया? ये डिनोमिनेटर है तो ये न्यूमरेटर में आ गया, ये भी इसके साथ न्यूमरेटर आ गया। पहले स्क्वायर में पता कर लो, फिर विदाउट स्क्वायर कर लेंगे। वैल्यू लिखता हूँ ताकि समझ में आए। फोर्स कितनी थी, 0.1, 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही लिख लेना। अच्छा 10, अब इसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12। भाई लेकिन यहाँ पे 9 दिया हुआ है। एक मिनट ज़रा मैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस देख लूँ, ताकि ऐसा ना हो कि हमसे गलती हो जाए। हाँ, जहाँ तक मुझे याद आ रही है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 6.67। इसको ना थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा आसान करते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको परमिटिविटी की वैल्यू ही नहीं आ रही तो क्या करोगे, तो इसको आसान करते हैं। इसकी वैल्यू याद है तो लिख लो और आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 4 पाई ई नॉट के बराबर होता है ना, नहीं सॉरी 1/k के बराबर। इसको देखो, k इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट, यही होता है ना। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, k, तो k किस में आ जाएगा, डिवाइड में। नहीं समझ आ रहा होगा ना, रुको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं तो समझ लूँ आपको समझ ना आ रहा हो। एक मिनट रुको, यहाँ तक भी लिखा है, सही है, इसकी वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। मगर मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान कर देता हूँ ताकि आपको बात और अच्छी समझ आ जाए। 10 को बाहर करो, ठीक है, 10 बाहर आ गया, ये किसके बराबर आया, 4 पाई ई नॉट क्यू प्राइम का स्क्वायर आर का स्क्वायर। सही है, बात समझ आ गई। ये किसके बराबर होता है, ये पूरा फैक्टर के बराबर होता है। तो 1/10 के, ये पूरा फैक्टर के बराबर है, ठीक है, और आर का स्क्वायर। सही है, समझ आ गया। F10 आर का स्क्वायर, F10 इस्लामाबाद में एक
एरिया के नाम भी है, देख रहे हो, मेरे को इसका भी पता है। ठीक है, वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ कर लेता हूँ। एफ कितना है, सॉरी, क्यू प्राइम का स्क्वायर। अच्छा, इसको चाहो तो ऐसे कर लो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो जस्ट क्यू प्राइम आ जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन ये वाला फैक्टर पूरा स्क्वायर रूट में चला जाएगा। एफ कितना है, 0.1, 10, आर कितना है, 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, के कितना है, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, आंसर। अब देखो, कॉन्सेप्ट लगा के कर रहे हो तो 2-3 तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो, सही आएगा। अब किसी बच्चे को कांस्टेंट याद ना हो तो ऐसे भी कर सकता है, 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। अच्छा, 5.2 आया, राउंड ऑफ कर लो तो 3 हो जाएगा, तो 5.3 माइक्रो कूलम। देखा कैसे आंसर ठीक आया? जस्ट छोटी मोटी आपको करेक्शन छोटी मोटी आपको जो है वो नोटेशंस पता होनी चाहिए, और इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।